हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लाइव न्यूज पोस्ट डिजिटल। लगातार हम किसी न किसी मुद्दे पर आप सबके बीच में आते हैं और अपनी जो चर्चा है उसको रखते हैं। तमाम सवाल फेसबुक और व्हाट्सएप पे कमेंट्स के माध्यम से आते हैं, उन सवालों का जवाब भी देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा की मैनपुरी पर टक्कर की क्या संभावनाएं हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, आज की वर्तमान में स्थिति है। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक मेरे भाई हैं, पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के लिए काम करते हैं, मैनपुरी से सलमान मंसूरी। सलमान जी जुड़े। सलमान जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे लाइव न्यूज पोस्ट डिजिटल में। शुक्रिया शुक्रिया संतोष भाई जी। तो सलमान जी, मेरा पहला सवाल आपसे आज की इस चर्चा को लेकर ये है, अब से लगभग 5 महीने बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव का जो संख है वो इस पूरे देश में बजेगा, जहां पर एक बार फिर नई केंद्र में सरकार बनेगी। अभी बाईपोलर चुनाव हुआ था आपके मैनपुरी में, समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे नेताजी की मृत्यु के बाद, उसमें बड़े मार्जिन से लगभग 3,50,000 से ज्यादा मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीती थी। उस हार को अभी तक भारतीय जनता पार्टी भुला नहीं पाई है। वजह यह है कि उसमें पहले से वहां पर केंद्र में और प्रदेश में दोनों भाजपा की सरकार थी। दोनों ही उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ने लगातार सभाएं की, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वहां पर हार जाना, क्या भाजपा इस हार को पचा पा रही है अब तक? देखिए संतोष जी, मैं आपको बता दूं कि जो मैनपुरी है, मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी के गढ़ से जाना जाता है, मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। भाई आप अभी जो पिछला जो चुनाव हुआ है वो बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो जो चुनाव था वो नेताजी के नाम से चुनाव हुआ और लोगों ने जो नेताजी को श्रद्धांजलि दी, इस वजह से इतने मार्जिन पे समाजवादी पार्टी जीती है। हालांकि इससे पहले भी विधानसभा 2 चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो 4 विधानसभा में से 1 पे कब्जा कर ही रखा था, भोगाव विधानसभा पे। और उसके बाद इस बार विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें जो सदर की सीट थी वो भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता खाते में आ गई। लेकिन जो बाई इलेक्शन हुआ वो लोकसभा का चुनाव था। नेताजी समाजवादी पार्टी के नाम से जो मैनपुरी जानी जाती थी उनके नाम पर वोट दिया जनता ने। जो भी इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यादव या मुस्लिम या और लोगों ने सभी को उसमें वोट दिया, लेकिन जो बाई इलेक्शन में मुझे लगता है कि हर जात हर वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी के जो नेता मुलायम सिंह यादव जी थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और उनको अपना आदर्श मानते हुए, क्योंकि नेताजी का आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव, नेताजी 2 ही नेताजी कहे गए हैं। एक तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें नेताजी कहा जाता है, उसके बाद अगर जो दूसरे नेताजी कहा जाते हैं तो दूसरे मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है। उसी को देखते हुए जो भी पार्टी के लोग थे उनका आदर सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो उनका कोई सम्मान नहीं करता है। आपने उनके अंतिम संस्कार में देखा होगा, बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े दिग्गज लोग, इतनी मैं समझता हूँ कि शायद ही इतनी भीड़ किसी नेता की समाधि पर पहुंची होगी जितना उनके स्वर्गवास होने के बाद लोग उनको देखने के लिए पहुंचे थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के दिमाग में बस एक ही जहन था कि नेताजी को एक श्रद्धांजलि देनी है और सब समाज के लोगों द्वारा उनको वोट देकर के यहाँ से जो प्रत्याशी थी डिंपल यादव जी, अखिलेश यादव की वाइफ, उनको बड़ी बहुमत से जिता करके उनको भेजने का काम किया है। सलमान जी, ये बताइए कि एक बड़े प्रत्याशी के तौर पे आपके यहाँ समाजवादी पार्टी के खिलाफ उस प्रत्याशी को उतारा जो पूर्व में शिवपाल सिंह, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बड़े खास थे, उनको उतारा। और उनको उतारने के बाद भी कहीं आपको ये लगा, ये तमाम चर्चाएं उस समय भी आई थी जब चुनाव चल रहा था और आज भी तमाम चर्चाएं हैं कि वो जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे वो जान रहे थे कि मैनपुरी में उनको हारना ही है, लेकिन उनको शायद इतना ह्यूज मार्जिन का उनको अंदाजा नहीं था। लोगों का कहना है कि साक्य समाज ने, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी थे वो साक्य समाज से आते थे, तो लोगों का कहना है कि साक्य समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। तमाम अंदर खाने की चीजें निकल के भी आई, उसमें साफ बताया गया कि साक्य समाज ने बड़े मार्जिन पे समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो क्या जातीय जो वोट था वो भाजपा के प्रत्याशी को ना मिलना ये हार की वजह रही? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी पहले भी मैंने आपसे कहा कि जो वोट दिया था
सिर्फ यादव और मुस्लिम ने नहीं दिया था। नेताजी के नाम पर जितने भी समाज के लोग हों, चाहे फिर वो यादव हों, मुस्लिम हों, ठाकुर हों, पंडित हों, जितने भी हैं, सभी कास्ट के लोगों ने सिर्फ नेताजी को नाम श्रद्धांजलि देते हुए उनको वोट दिया था। हालाँकि क्या बिल्कुल पूरी तरीके से जो कि शाक्त वोट बहुत मायने रखता है, इसको देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को, जो कि पहले उन्होंने सबसे पहले जाकर के नेताजी से आशीर्वाद लिया उनकी समाधि पर जाके, आपने देखा होगा। और उसके बाद ही उनके जो कि गढ़ है मैनपुरी, जहाँ से नेताजी लगातार सांसद रहे हैं, और तब जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन कहीं न कहीं ये तो बिल्कुल चुनाव एक तरफ़ा था, ये तो बिल्कुल ही पता था सभी को कि समाजवादी पार्टी की जो सीट है, उसको लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतने बड़े मार्जिन से जो समाजवादी पार्टी की जीत होगी, इतना किसी ने कयास नहीं लगाया था। हालाँकि चर्चाएँ तो ये थी कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से नहीं। हालाँकि अभी अभी पहले भी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के सामने प्रोफ़ेसर एसपी सिंह बघेल से भी लड़े, करल विधानसभा से विधानसभा चुनाव में लड़े थे। वो भी नेताजी के समाजवादी पार्टी से ही निकल के उसमें गए, और काफ़ी अच्छी फाइट रही। और अभी आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पे कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैनपुरी जो है, उनके लिए एक प्रतिष्ठा बन चुका है, मैनपुरी लोकसभा सीट जीतना। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है, पूरा अपना प्रयास करेगी, मैनपुरी का जो गढ़ नेताजी का कहा जाता है, उसको ढाने में। क्या स्थानीय भाजपाई नेता उस दर्द को भुला पा रहे हैं, क्योंकि दर्द आसान नहीं था झेलना? नहीं, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार ये जो इतनी बड़ी जीत अगर समाजवादी पार्टी की अगर कहा, ऐसे ही नहीं समाजवादी पार्टी का मैनपुरी को गढ़ कहा जाता है। मैनपुरी की बिल्कुल। मैनपुरी की जनता ने नेताजी को हमेशा प्यार दिया। मैनपुरी जो जितना भी अभी तक मुझे लगता है कि जितना कि मुझे होश है, जितना भी डेवलपमेंट अगर हुआ है, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में उतना किया है, शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी और सरकार ने इतना डेवलप मैनपुरी में किया है। इसलिए मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी को याद करते हैं और नेताजी को याद करते हैं, क्योंकि जो करता है आदमी उसको याद करता है। नहीं, मेरा एक सवाल ये भी है कि 2017 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 2022 में चुनाव हुआ है बाईपोल का, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ जी। तो इस बीच में कि क्या केवल नेताजी का वहां का होना, समाजवादी पार्टी के गढ़ वहां का होना, लोगों का प्यार समाजवादी पार्टी नेताजी को देना, यही कारण था? ये तमाम जो सड़कों पे आवारा जो पशु छूटे हैं, वो भी एक कारण था, लॉ एंड ऑर्डर भी एक कारण था, और तमाम जो महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम कारण थे? क्या ये भी एक बड़े कारण थे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के? नहीं, इतना ये कारण तो हमेशा चुनाव में आपने देखा होगा, ज्यादातर ये कारण ही आते हैं, अन्ना जानवर जो छुट्टे घूम रहे हैं, किसानों की समस्या है। हालाँकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं फील्ड में रहा हूँ, मैं लोगों के बीच गया हूँ, लोगों से जाना, समस्या लोगों की थी, ऐसा नहीं है, लोग उससे नाराज़ थे। लोगों की जो किसान थे, उनकी फसलों को नुकसान हुआ, और हालाँकि इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है, पूरा प्रयास कर रही है, आवारा जानवरों जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, गौशाला बनवाई है। लेकिन अगर उसका जो सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, आवारा जानवरों को उनके गौशाला बना रखी है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो निचले स्तर के कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं लापरवाही कर रहे हैं। अगर वो पूरी तरीके से उस पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि अन्ना जानवर जो आवारा घूम रहे हैं, और उनसे जो दुर्घटनाएँ हो, आपने देखा होगा कहीं न कहीं आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना में किसी जानवर से टकराने से मौत हो गई, गाय के टकराने से मौत हो रही। ये आम समस्या आजकल आपको एक दिन में 2 या 2-3 घायल आपको मिल ही जाएँगे, और उसमें कई बिल्कुल लोगों की मिलेंगे। डेथ भी हुई है। तो लोगों के मन में ये भी चीज़ है, जो किसान है अब रात भर जग रहा है, किस लिए जग रहा है कि कहीं हमारे दिन भर मेहनत करता है अनाज उगाने के लिए, और उसको ये लग रहा है कि कहीं रात में जो सोने का टाइम होता है उसका, अब वो इस बात के लिए रखवाली कर रहा है रात में जाग करके कि कहीं उसके जानवर जो है, उसकी फसल को बर्बाद ना कर दें, उसने जो मेहनत की है, उसको बर्बाद ना कर दें। तो लोगों के मन में कहीं न कहीं किसानों के मन में भी एक ये बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आई थी, और ये अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी भी ये चीज़ खत्म हो गई हो। हालाँकि जो युवा है, उनमें भी रोजगार को लेकर के काफ़ी चीज़ है, कि सरकार वादे तो खूब कर रही है, ऐसा नहीं, विकास भी कर रही है, सब है। लेकिन जो होना चाहिए लोगों के लिए, वो शायद उनको नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनके मन में कुछ न कुछ अभी भी है, और ये हो सकता है कि जो अभी जो चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाला है, वो अपना बटन दबा कर के अपना उसको गुस्सा ज़ाहिर करें, हो सकता है पुनः भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बने। लेकिन अभी कुछ कह पाना
थोड़ा जल्दबाजी हो गई क्योंकि जल्दीबाजी हो गई, हाँ। बिल्कुल। सलमान, मेरा एक सवाल ये भी है कि आप जमीनी स्तर पर वहाँ काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। तमाम लोग जो पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और अंदर खाने की जो चीजें हैं, अंदर की जो लोग हैं, बेहद करीब हैं पार्टी मुखिया के, तमाम नेताओं के जो शफीक परिवार के हैं। तमाम चीजें ऐसे सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी में भी अंदर खाने आपसी द्वंद्व बहुत ज्यादा है, जी आपसी बहुत ज्यादा है। और ये मैं आम चर्चाओं के आधार पर ये बात आपसे सवाल भी रख रहा हूं और बात भी कह रहा हूं कि परिवार के लोग ही कहीं ना कहीं गुटबाजी को लेकर परेशान भी हैं, क्योंकि परिवार के लोगों के ही कुछ लोग, कुछ एक तरफ हैं गुटबंदी को लेकर, कुछ एक तरफ हैं गुटबंदी को लेकर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से जी बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अब उनका गुटबाजी का ये तो खैर हम लोगों को कहना ठीक नहीं रहेगा। ये चीजें, कुछ चीजें होती हैं तो एकदम प्लेटफॉर्म पे इस पे ठीक नहीं रहेगा ये सब चीजें कहना। हालांकि ये सब आने वाले, जानते हैं, अगर यही हाल रहा सलमान, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से नुकसान होगा इस बात को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये नुकसान होता रहा है, ऐसा नहीं है नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी की जो मैनपुरी से मैं आपको बात कर रहा हूँ, सदर विधानसभा से लगातार मैनपुरी से राजकुमार राजू यादव सदर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। तीसरी बार भी विधायक थे, लगभग 4.5 से 5,000 वोटों से हारे। मेन कारण जो था उनका हारने का वो यही था, सिर्फ गुटबाजी। गुटबाजी के कारण ही उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अगर मुझे लगता है कि अगर गुटबाजी नहीं होती तो सदर की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती, और बोगांव जो विधानसभा की थी वो भी, यानी कि जो 4 विधानसभा की सीट है मैनपुरी से, वो चारों समाजवादी पार्टी के खाते में जाती, जो अब तक रहती रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश और समाज और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैंने देखी उसकी स्ट्रेटजी, जिस तरीके से वो काम करती है जमीनी स्तर पर, उसके कार्यकर्ता लोग जो मेहनत करते हैं और उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और वह जीतती भी है। देखिए, ये सवाल मैंने आपके बीच में इसलिए रखा कि एटा में गुटबंदी है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आज खात्मे की ओर है। मैं नो डाउट यहाँ के लिए बता सकता हूँ कि यहाँ पे आज स्थिति ये है कि लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम है उसमें भी केवल शकल दिखाने को जाते हैं, केवल इसलिए जाते हैं कि कहीं कुछ कार्रवाई उनके ऊपर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ भी गुटबंदी पूरी तरह हावी थी। यही गुटबंदी बहुत पूरी तरह हावी है फिरोजाबाद में भी, वहां भी गुटबंदी बहुत तेजी से है। आपका पड़ोसी जनपद है फर्रुखाबाद, वहां पर तो गुटबंदी इतनी इस कदर हावी थी कि वहां पर एक व्यक्ति को, जो कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनको तो अपनी बेटी सहित बेटे सहित पार्टी छोड़नी पड़ी इस गुटबंदी के कारण। तो आसपास आसपास जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर सबसे बड़ी समस्या सी बात की आ रही है कि समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। मैं इसका जवाब और एक नहीं जोड़ूंगा आपकी बात में कि एटा में भी समाजवादी पार्टी का जब चुनाव चल रहा था 2022 का, तो एटा सदर की जो विधानसभा सीट थी उस पर जो 2 प्रत्याशी आपस में टिकट मांग रहे थे, एक को टिकट मिल गई, दूसरे ने बसपा से जाकर टिकट ली, जो समाजवादी पार्टी के ही थे, उन्होंने बसपा से जाकर टिकट ली, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 17,000 से हराया और उनको 27,000 वोट मिले। तो ये जो आपसी द्वंद है, जो आपसी गुटबंदी है, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनके बीच में एक सनसनी पैदा करता है। ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब वो मान लीजिए वोटर आप भी हैं, वोटर हम भी वोटर हैं, पहले तो वोटर ही हैं, उसके बाद ही अपना प्रोफेशनल अलग-अलग है। लेकिन जिस तरीके से हम आप भी देखते हैं कि लोगों में समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से कलेश है, गुटबाजी है, तो इसमें कहीं न कहीं वोटर भी जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि इनमें आपस में इतना कलह है, तो फिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? समझ रहे हैं ना आपको? उनको उतना खुद अपने मन में इतना डाउट हो जाता है कि अब ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाए? मजबूरी स्वाभाविक हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, मेहनत से, ये देखा है मैंने, और बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। उसके उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, और उसका उन्हें रिजल्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करते हैं, तो उनका आपस में गुटबाजी खत्म नहीं हो पाती है। वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि अरे ये कैसे आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे करो, और ये नेताजी के पास कैसे बैठ रहा है तो उसको पीछे करो। तो उस चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छी मेहनत करके उसको पीछे करती है।
अच्छा, और तैयारी मुझे लग रहा जी। मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले जो अभी लोकसभा का चुनाव है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मेरा अनुमान है कि शायद ही यहाँ से समाजवादी पार्टी की शायद जो डिम्पल यादव है सांसद मैनपुरी की, उनको ही दोबारा पुनः एक बार मौका दिया जाएगा। और उनके लिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई ना कोई ऐसा चेहरा उतारेगी जो भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी है और मैनपुरी के गढ़ को ढाना, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत करेंगे और तो शायद उनको रिजल्ट भी उसका मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में, शायद 2019 के चुनाव में बसपा का और सपा का गठबंधन था। नेताजी जिंदा थे, मैनपुरी से सांसदी का चुनाव लड़ा था उन्होंने, और मात्र 90,000 वोटों से जीते थे। जबकि बसपा और सपा का दोनों का गठबंधन था, महागठबंधन था। उसके बाद नेताजी 90,000 वोटों से जीते थे। उसके पहले की अगर बात करें तो 3.25 लाख से सांसद तेज प्रताप यादव जी हैं, वो भी 3 लाख से वोटों से जीते। अभी डिम्पल यादव भी है, वो भी लगभग 3.25 लाख वोटों से जीती है। लेकिन मैं अब वो आंकड़ा देखिए 2019 का, जब बसपा और सपा की सरकार थी, और उनको मुझे लग रहा था कि नेताजी को इतना वोट मिलने वाला है, लोगों का यही अंदाजा था, क्योंकि सपा और बसपा दोनों गठबंधन था, जो भी उनका बसपा का वोट था तो उधर तो कन्वर्ट होना है। लेकिन उसके बावजूद भी ना हो करके वोटर जो थे उन्होंने अपना जो भी मत का प्रयोग किया और नेताजी 90,000 वोटों से जीते थे। तो इस बार अभी कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छी गोली नहीं खेलने वाली है, क्योंकि लगातार वो प्रयास कर रही है कि मैनपुरी के जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, जो लोग नेताजी का, मुझे नहीं लगता उनका नाम खत्म होने देंगे, क्योंकि लोग नेताजी से बहुत प्यार करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेताजी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी सलमान आपसे आज भी लोगों के मन में मेरा सवाल ये है सलमान आपसे, आखिरकार क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने के बाद केवल 96,000 से नेताजी जीतते हैं, और बिना बहुजन समाज पार्टी के डिम्पल यादव 3,77,800 वोटों से कुछ जीतती हैं? तो कारण क्या है? कारण मुझे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कुछ चीजें हैं यहाँ ठीक नहीं रहता है ऐसी बातें करना इस पे प्लेटफॉर्म पे। आप भी जानते हैं कारण क्या है, और मुझे भी पता है कारण क्या है, किसका वोट गया, किसने वोट दिया, क्या हुआ क्या नहीं। तो कुछ चीजें पर्सनली रहे वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आज की देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर की तैयारी है, उससे करोड़ों कोसों दूर समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं। आप नहीं, मैं इस बात की आपको काट सकता हूँ, इस बात को मैं आपको काटूंगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है, वो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी उस तरीके से तैयारी कर पाती है, या करती भी होगी। लेकिन मुझे मैं जो देखता हूँ, उसका जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का, वो तरीका उसका अलग है, और वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, मेहनत करती है। और मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी की तैयारी से करोड़ों कोसों दूर है। समाजवादी पार्टी की तैयारी कहीं है ही नहीं। आप ये समझिए कि आज के समय में और समाजवादी पार्टी केवल एक चुनाव लड़ती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में स्वयं सेवक संघ भी चुनाव लड़ता है, और जो तमाम इनके संगठन हैं, सहकार भारती हो, विद्या भारती हो, NSUI हो, माफ कीजिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, ये तमाम जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 5 साल से। 2019 का चुनाव जब खत्म हो गया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे, उसके बाद 2024 की शुरुआत तैयारी की तभी से हो गई थी जिस समय ये सब चुनाव चल रहा था। तो क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी इनके सामने टिक नहीं पाती है? नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है, और उनके सामने समाजवादी पार्टी इसीलिए नहीं टिक पाती क्योंकि उनका सिस्टमेटिक तरीका कार्यकर्ता, मैंने आपको आपने एक बात खुद ही बताई थी कि जो उनका आपसी कलह है,
जब आपसी कलह होता है तो उसका दूसरा, जब घर में किसी लड़ाई होती है तीसरा फायदा उठाता है। तो वही चीज़ है कि ये आपस किले में, ये आपसी कलह में रह जाते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में रह जाती है, और भारतीय जनता पार्टी अपना सिस्टमैटिक तरीके से उसको चुनाव लड़ती है और उसको जीतती है। यही मेन कारण है। सबसे बड़ी चीज़ जो जीत का कारण है भारतीय जनता पार्टी का यही है, क्योंकि वो जो चुनाव लड़ते हैं, ना ही आपस में मतभेद, ना ही उनका एक दूसरे की टांग खिंचाई, उनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि हमें चुनाव लड़ना है और जीतना है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा कि यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई के अलावा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। 2027 का चुनाव तो बहुत दूर है। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस बार समाजवादी पार्टी में जो अंतर्कलह एक बार फिर शुरू होगा, वो करहल से शुरू होगा। वहां पर उस विधानसभा स्तर पर तमाम दावेदार हैं। वहां आज की डेट में विधायक जरूर हैं, अखिलेश यादव जी, चूंकि लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बाई पोल होगा उसके लिए आप फिर समझ लेना कि अंतर्कलह इस तरह से खुल के सामने आएगी कि वहां तमाम दावेदार हैं। पूर्व के जो विधायक हैं, पूर्व के जो एमएलसी हैं, पूर्व के जो पदाधिकारी पार्टी के हैं, वो सब दावेदारी में आज से लगे हुए हैं। या मैं आपको जरूर बता देना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो बात मैंने होगी, ये बताइए कि तमाम जो पोल आ रहे हैं टीवी पे, तमाम जो सटीक भविष्यवाणी जो लोग कर रहे हैं 5 राज्यों को लेकर, आप पत्रकार हैं, आपने भी कहीं ना कहीं एनालिसिस किया होगा, तमाम लोगों से आपकी बात भी हुई होगी। ये बताइए कि क्या लगता है क्या रहने वाला है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव पर टिका हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लूज करती है तो मान के चलिए उनके लिए 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसमें आपकी बिल्कुल बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं भी मिस करती है तो उसके लिए आने वाला लोकसभा चुनाव है बहुत कठिनाई के सामने गुजरेगा। और ये भी बात तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में अगर जीतती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई जीतने से रोक भी नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन 5 राज्यों में क्योंकि अभी आपने इंडिया गठबंधन में ही आप भी देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन में किस तरीके से एक बार फिर वही देखने को मिला, लगातार जो बातें चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि एक दूसरे का जो मनमानी शर्तें थी उस पर नहीं लागू हो पाए तो वो टूट गया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से लड़ती है और उसका बेनिफिट मिलता है उसको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले आपने टीवी पे जरूर सुना होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो शुरुआत हुई थी वो इसीलिए हुई थी। बिल्कुल हुई थी। इसी इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, इसी बात के लिए शुरुआत हुई थी। जब ये तो कई सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी एक है, उनको तो एक को चुनाव लड़ना है, दोनों जगह एक साथ 2 प्रत्याशी जाएंगे, लेकिन जहां जहां अस्तित्व है इन सबका वो आपस में टकराएंगे इसी चुनाव को लेकर। और लगभग 140 150 की सीटें लगभग इन 5 राज्यों में हैं लोकसभा चुनाव की। इनके लिए बहुत करोमरों की जरूर स्थिति है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर कल जो भी कुछ होता है वो डिसाइड करेगा 2024 का चुनाव, और भाजपा सहित तमाम जो दल हैं उनकी हवाइयां इसी बात से उड़ी हुई है कि आखिरकार कल क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कल लोगों की निगाहें मुझे लगता है कि टीवी पर रहेंगी और वो सिर्फ सब काम छोड़ करके बस उस रिजल्ट का इंतजार करेंगे। लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, देखने को मिले। अब लोगों की उम्मीद पर देखो कितना क्या जनता ने किस तरीके से क्या देख करके वोट किया है, अब ये तो कल ही पता चल सकेगा संतोष जी। और लोगों किस्मत की जो पेटी जो बंद है वो सुबह खुलेगी और लोगों का नसीब देखते हैं क्या निकलता है। ये पक्की बात है कि आज की रात इन 5 स्टेट में जो लोग प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं किसी भी पार्टी के हों, उनको नींद नहीं आएगी। और उससे ज्यादा नींद गायब है, हाँ, उससे ज्यादा जो नींद गायब है जो इन सभी पार्टियों का जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे एआईएम हो, कोई भी हो, इन सभी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके पदाधिकारियों को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि 2024 का रास्ता इन्हीं सब जगह से गुजरना है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सलमान आपसे ये बताइए कि आने वाले समय में एआईएमआईएम कितना इफेक्ट करेगी, कितना असर करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि एआईएमआईएम इफेक्ट तो किया है, ऐसा नहीं है, कई चुनावों में उसने इफेक्ट किया, लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ कुछ है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो वोट काटती है एमआईएम। अच्छा, लगातार इसमें इस बात को चर्चा लेकर के होती है कि समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन करती है
और दलें हैं जो छोटे-छोटे दल आपने पिछली बार देखे होंगे, उन सब दलों से गठबंधन किया। लेकिन लोगों के ज़हन में ये रहता है कि एआईएमआईएम से गठबंधन क्यों नहीं हो पाता? क्या वजह है जो गठबंधन नहीं हो पाता? लगातार समाजवादी पार्टी उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहती नज़र आती है और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी को करती है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब मुझे लग रहा है कि अभी लोग 2024 का जो चुनाव है, तो इस बार एमआईएम इतना तो नहीं इफ़ेक्ट कर पाएगी क्योंकि इस बार लोगों का जो भरोसा है, इस बार थोड़ा कांग्रेस पर जगह है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मेहनत की है, भारत जोड़ो यात्रा की है, तो कहीं न कहीं इसमें मुझे लग रहा है कि इस बार वोट जो प्रतिशत है कांग्रेस का बढ़ेगा और कहीं न कहीं इस बार कांग्रेस को अच्छी सीट मिल सकती है और अगर मिलेगी तो फिर रिजल्ट ये सवाल मैंने आपसे कुछ इसलिए और और किया था, बिल्कुल, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए और किया था कि अभी जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उसमें मेरठ में एआईएमआईएम दूसरे नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उसने। मैं आपको बता दूं कि मेरी भोगांव विधानसभा से कुछ मेंबर भी जीते थे एएमआईएम ने। तो छोटे चुनाव में तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ तो नुकसान करती है। ऐसा नहीं है कि एमआईएम नुकसान नहीं करती, नुकसान करती है, लेकिन लोगों की जिज्ञासा ये भी रहती है कि सब हर किसी से समाजवादी पार्टी गठबंधन कर लेती है, बीएसपी से कर लेती है और छोटे दल हैं, लेकिन एमआईएम से अभी तक गठबंधन क्यों नहीं किया? कहीं हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं भी उसी से ताल्लुक रखता हूँ, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी भी रखते हैं, सभी लोग हैं, हर तरीके के लोगों से मिलता हूँ, अपनी-अपनी बातें बताते हैं। लोगों के मन में ज़हन में ये सवाल रहता है कि समाजवादी पार्टी एमआईएम से गठबंधन क्यों नहीं कर लेती है? मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके पीछे जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं एक कारण ये भी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस देश के प्रधानमंत्री, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जिसकी वजह से उनकी तबाही के पीछे इतनी बड़ी चीजें नजर आए। लेकिन एआईएम की जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जितनी बातों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं लिखे जाते, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। और यही कारण है जो मुझे लगता है एज ए पत्रकार मुझे लगता है, और यही कारण है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। बी पार्टी कहते हैं, वो कारण यही है सर। बिल्कुल बिहार में एआईएमआईएम ने वो अपने प्रत्याशी सबसे ज्यादा उस जगह लाए जहां मुस्लिम समाज के वोट बहुत ज्यादा थे जी। तो उसका कारण केवल मुस्लिम वोट, जो कि भाजपा, सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा सकता, और वहां एआईएम जब मजबूती करती है तो लगता है कि मुस्लिम का वोट मुस्लिम को जाएगा, तो जो मुख्य विपक्ष के रूप में जो भाजपा के सामने जो लड़ रहा है वो चुनाव नहीं जीत पाएगा, सीधा सीधा इंडायरेक्ट वे में भाजपा को फायदा होगा। ये मेरा अपना आकलन है, क्या समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आकलन आपका बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा चुनावों में, जैसे कि आपने बताया कि बात कही है जहां मुस्लिम वोट होता है, संभवतः जिस जगह से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया तो वहां से एमआईएम पार्टी मुस्लिम ही कैंडिडेट चुनती है और उसका जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि आपस में दो ये लोग लड़ते रहते हैं और उधर से प्रत्याशी आराम से जीत जाता है। तो इसका तो ये मैं इसीलिए लोग पार्टी समाजवादी पार्टी उसको बी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहती है। और अब मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में भी लगातार आपको भी और मुझे भी देखने को यही मिलता रहेगा। बिल्कुल। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। निश्चित रूप से शुक्रिया सतू भाई, ऐसे ही आप करते रहिए। बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी।